Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss H.C. Verma Objective 1 solutions of chapter Newton's Law of Motion. So here is our question number first. What it says, a body of weight W1 is suspended from a ceiling of room by a chain of weight W2. एक वेट है W1 जिसको हम यहाँ सीलिंग से ऐसे सस्पेंड करा रहे हैं, ठीक है, थ्रू द चेन। और ये जो चेन हमें दी हुई है इसका वेट क्या हमें दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि जो सीलिंग है दैट विल पुल द चेन बाय अ फोर्स, किस फोर्स से वो पुल करेगी। तो यहाँ पे चेन में एक टेंशन होगा, ऊपर की डायरेक्शन में T और नीचे की डायरेक्शन में जो वेट एक्ट करेगा नेट वो क्या है, W1 प्लस W2, ठीक है। तो T किसके इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2। सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। Moving to our next question. This is when a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by, फोर ऑप्शंस हमें गिवन है इसमें। तो ये केस क्या है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम मैंने एक कराई थी, उसमें क्या बताया था कि ये कार्ट है, ये ऐसे रोप से बंधा हुआ है आगे हॉर्स इसके साथ, तो अपने पैर से वो ऐसे नीचे को फोर्स लगाता है। तो जो हॉर्स है ये अर्थ पे फोर्स लगाता है और अर्थ एक नॉर्मल रिएक्शन इसे प्रोवाइड करती है, जिसके हम दो कंपोनेंट करे थे हमने, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हमने इस आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, जहाँ पे हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इस हॉर्स के वेट mg के साथ बैलेंस हो जा रहा था, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वजह से ये हॉर्स आगे को मूव कर पा रहा था। तो जो फोर्स इसको हेल्प करता है मूव कराने के लिए, वो कौन सा फोर्स है, ये किसका कंपोनेंट है, आर का। और आर क्या है, वो फोर्स है जो अर्थ, वो रिएक्शन है जो अर्थ लगा रहा है हॉर्स पे, ठीक है, या जो ग्राउंड लगा रहा है हॉर्स पे। तो क्या कहेंगे हम, कार्ट ने हॉर्स पे फोर्स लगाया, नो, ग्राउंड ने हॉर्स पे फोर्स लगाया, यस, ग्राउंड ने हॉर्स पे फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से हॉर्स क्या कर रहा है, फर्दर आगे को मूव कर पा रहा है। थर्ड है ग्राउंड ऑन द कार्ट, कार्ट पे फोर्स लगाया ग्राउंड ने, या हॉर्स ने ग्राउंड पे लगाया, हॉर्स ने ग्राउंड पे लगाया, लेकिन ग्राउंड ने जो नॉर्मल रिएक्शन उसका दिया उसकी वजह से हॉर्स आगे को मूव कर पा रहा है। तो हेयर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट की ग्राउंड ऑन द हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car accelerates on a horizontal road due to the force exerted by, एक कार एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो किसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इंजन प्रोवाइड कर रहा है कार का, ठीक है। तो नहीं, इंजन नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आप कार को स्टार्ट कर दोगे, इंजन ऑन है, तो वो उसी जगह पे घूमते घूमते रहेंगे, उसके पहिए आगे को एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इंजन की वजह से नहीं होगा। ड्राइवर लगा रहा है, नो, ड्राइवर भी नहीं लगा रहा, अर्थ लगा रहा है या रोड लगा रही है, तो ऑब्वियसली फोर्स कौन लगाएगी, रोड, ठीक है। तो रोड जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से जो गाड़ी है वो आगे को एक्सेलरेट कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेज एज शोन इन फिगर, ठीक है। एक 10 kg का मास है, ये हमें गिवन है, तो ये दो स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ है, टू लाइट स्प्रिंग बैलेंस से, यानी कि उसका मास हमें कंसीडर नहीं करना। तो इसमें है कि बोथ द स्केल विल रीड 10 kg, या बोथ द स्केल विल रीड 5 kg, या अपर स्केल 10 kg रीड करेगा, लोअर 0 करेगा, या द रीडिंग में भी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10 kg। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस, लाइट स्प्रिंग बैलेंस हमें गिवन है, तो यानी कि इनका कुछ वेट हम एज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि जो ऊपर वाला नोट करेगा वही नीचे वाला भी नोट करेगा, या जो नीचे वाला क्योंकि इसका अलग से वेट नहीं लग रहा है, तो जो नीचे को नेट वेट लग रहा है 10 kg लग रहा है, वही ऊपर वाला भी मेजर करेगा, वही नीचे वाला भी मेजर करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ द स्केल विल रीड 10 kg, ठीक है। इट्स वॉज सिंपल क्वेश्चन। Next, we will move to next question. A block of mass m is placed on a smooth inclined plane. एक मैंने inclined plane ले लिया, यहाँ पे हमने एक मास रखा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये हमें थीटा गिवन है क्वेश्चन में, विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज़ अ मैग्नीट्यूड। फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ये लगाएगा, ठीक है। तो इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो ब्लॉक का नीचे को वेट लग रहा है mg, ठीक है। तो
इस mg को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इधर की साइड आता है mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में आता है mg sin थीटा। तो ये जो n को बैलेंस करने वाला फोर्स है ये कौन सा है? mg cos थीटा। तो n यहाँ से किसके इक्वल आता है? mg cos थीटा। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हियर, mg cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे स्मूथ वेज पे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगेन थीटा है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, और इस साइड में इसको हॉरिजॉन्टली जो एक्सेलरेशन है ए एक्सेलरेशन दी हुई है, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। जो ये ब्लॉक है ये जैसे पड़ा है ऐसा ही पड़ा रहे, ये स्लिप ना हो वेज पे, ठीक है। तो ये कंडीशन मेन है यहाँ पे कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो ये वेज इस पे क्या फोर्स लगाएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ हमने किया था, ये वेट लगता है नीचे को mg, ठीक है। ये नॉर्मल कंपोनेंट है, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। देखो ये जो कंपोनेंट है इसका ये आ जाएगा n cos थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आ जाएगा n sin थीटा। तो n sin थीटा किसके इक्वल होगा? ma के इक्वल होगा। और n cos थीटा यहाँ पे n cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? mg बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n cos थीटा है वो जो है mg के इक्वल है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg बाय cos थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है n sin थीटा, n sin थीटा उसको कौन बैलेंस कर रहा है? जो हमने हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन दी है वो। तो फोर्स ये जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, इसके एक कंपोनेंट को फोर्स ने बैलेंस कर लिया जो हमने हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में अप्लाई किया, और एक कंपोनेंट को इसने जो नीचे वाला है mg उसने बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पे ये दोनों mg बाय कॉस थीटा और ma बाय साइन थीटा दोनों में से दोनों करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ हमें जो ऑप्शंस में गिवन है कॉस थीटा की फॉर्म में गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? mg बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, mg बाय कॉस थीटा। Next question is, neglect the effect of rotation of earth. Suppose the earth suddenly stops attracting object placed near its surface. ये अर्थ है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या लगेगा? एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, नीचे को हमारा वेट एक्ट करेगा mg, और जो ये अर्थ है ये हम पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करती है n, जैसा कि नॉर्मली होता है। अब हमने क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि अर्थ एक टाइम के लिए रोटेट होना बंद हो जाती है, ये सोच लो, ठीक है। सेकंड, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना भी बंद कर देती है। अगर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना अर्थ बंद कर दे रही है तो क्या हो जाएगा? mg ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि g ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर mg ज़ीरो हो रहा है तो जैसे ही mg ज़ीरो हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या था? पहले हमने अर्थ पे फोर्स लगाया mg और अर्थ ने नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किया n। जैसे ही mg ज़ीरो हुआ वैसे ही n भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो वो बॉडी है उस पर अब कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स उस पर क्या है? ज़ीरो है। तो वो जैसे है वैसे ही खड़ा रहेगा, इट विल रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है। तो पर्सन जो वहाँ पे है that he will remain standing, so option 4 will be correct here. Next question, 3 rigid rod are joined to form an equilateral triangle. 3 रोड से हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC of side 1 meter. 3 particle carrying charges of 20 microcoulomb each are attached to vertices of triangle. vertices पे 3 हमने 20 माइक्रोकूलम के चार्ज लगा दिए। द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। पूरा सिस्टम जो है वो हमने कह दिया रेस्ट पे है, ठीक है, इन इनर्शियल फ्रेम।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट ए इज, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पे नेट फोर्स कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, सिस्टम रेस्ट पे है यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है यानी कि फोर्स ज़ीरो है, यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो है। अगर हम सिस्टम की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इसी तरह से जो चार्ज पार्टिकल पे पूछा है उस पर भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हम किसी एक क्लास की बात करें, उस क्लास में अगर हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है हमें, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इंटेलिजेंट हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई स्लो लर्नर भी होगा, कोई गिफ्टेड चाइल्ड भी होगा, कोई कम समझने वाला होगा, अलग अलग टाइप के हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि पूरी क्लास ही इंटेलिजेंट है और पूरी क्लास हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं तो वहाँ का जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है वो भी इंटेलिजेंट होगा। अगर मैं कह दूं कि पूरी क्लास गिफ्टेड चाइल्ड की है, अगर पूरी क्लास की बात करें, पूरी क्लास गिफ्टेड चाइल्ड की है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब गिफ्टेड होंगे। पर अगर मैं कहूँ कि एक गिफ्टेड स्टूडेंट है क्लास में, तो पूरी क्लास तो गिफ्टेड नहीं हो जाएगी। तो अगर हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट पे होंगे, उनकी भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी और उनका भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F1 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v। एक पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। और कब होती है, जब इस पे फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। फोर्स F1 इज देन रिप्लेस्ड बाय F2। अब F2 फोर्स लगेगा तो क्या होगा, पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी v से ज़ीरो हो रही है जब फोर्स लगा रहे हैं हम F2। तो हमसे तीन ऑप्शन पूछें कि क्या F1 F2 इक्वल हैं, हो सकते हैं इक्वल, नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ हमें बताना है। तो हाउ वी विल डू इट, लेट्स सी। देखो एक पार्टिकल है, वो ज़ीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी जा रहा है जब उस पर फोर्स F1 लग रहा है। सपोज उसका मास m है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। v इज इक्वल टू यू क्या है, ज़ीरो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स बाय m मास इंटू टाइम क्या है t। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू ये आ गई। अब जब ये केस लेंगे कि अब क्या कर रहे हैं, v से ज़ीरो जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी v से ज़ीरो हो रही है, ठीक है। तो फिर से ये वाली इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, ज़ीरो। u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v। v की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, क्या है, F1 बाय एम टी, ठीक है, प्लस a। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस वाले पार्टिकल का जो v से ज़ीरो जा रहा है, F2 बाय में m, इंटू में क्या है t। सपोज इसे टाइम t1 लग रहा है और ये फर्स्ट वाले को टाइम t1 लग रहा था, मतलब ज़ीरो से v जाने में टाइम t1 लग रहा है और v से अगेन ज़ीरो आने में टाइम जो लग रहा है वो t2 लग रहा है। हमें नहीं गिवन कि टाइम सेम है, सेम टाइम में वो ये कर पा रहे हैं इवेंट को या डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, t1 और t2 ले लिया। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो F1 बाय एम t1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस F2 t2 बाय m से m कैंसल हो जाएगा, सो इट विल बी F1 t1 इज इक्वल टू F2 t2। अब एक बार हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, देखो क्या ऑप्शन है, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, F1 F2 के इक्वल होना ही चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है इस कंडीशन से, सपोज अगर T1 और T2 सेम भी हो तब भी ये इक्वल नहीं हो रहे, अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर T1 और T2 की अलग अलग हो तो ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, तो मस्ट बी वाला ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ गलत आ जाएगा, ठीक है।
सेकेंड थर्ड में बोला है F1 मस्ट बी अनइक्वल टू, उसमें बोला है कि F1 जो है वो अनइक्वल होना चाहिए, F2 मस्ट होना ही चाहिए। तो मतलब मस्ट वाले ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें T1 T2 की वैल्यू नहीं पता कि वो सेम है या डिफरेंट है, उन पे सारी सिचुएशन डिपेंड करती है। और सेकंड ऑप्शन हमें कहा है कि F1 में भी इक्वल टू F2, सो ये केस पॉसिबल हो सकता है F1 F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, क्योंकि माइनस साइन लगा है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब टाइम T1 और T2 सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ मे भी लिखा है, तो हाँ मे भी हो सकता है F1 मे भी इक्वल टू F2, सो हेयर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what it says, two objects A and B are thrown upward simultaneously। एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है, दोनों का हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, विद द सेम स्पीड, दोनों को सेम स्पीड हमने u दी हुई है। द मास ऑफ A इज ग्रेटर देन B, जो मास है वो A का मास जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू B के मास से। सपोज द एयर एक्सर्ट अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टू बॉडीज, दोनों बॉडीज पे एयर जो है वो इक्वल और कांस्टेंट फोर्स लगा रही है। तो द टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट, A will go higher than B, B will go higher than A, any of the above three may happen depending on the speed with which the objects are thrown। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर इसको u वेलोसिटी से भेजा है, इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है mg, प्लस जो फोर्स है, ठीक है, वो भी नीचे को एक्ट कर रहा है F, दूसरे को भी भेजा mg प्लस F, इस पे भी सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एयर का है वो तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, जो उसको अपोज करेगा, और वेट mg वो भी दोनों का नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब m में हमने बोला है कि m में जो है वो mb से ज़्यादा है, यानी कि ये वाली जो g और f तो कांस्टेंट है, यानी कि जो ये वाली है ये नेट फोर्स हम कह रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, तो ये नेट एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मास से। ठीक है, इसका मास सपोज ये ma है, ये mb है, ये mb। ठीक है, तो ये नेट एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो नीचे की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ रही है इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा g प्लस एफ बाई एम में। ठीक है, और इधर ये आ जाएगा बी बॉडी के लिए g प्लस एफ बाय एम बी। ये बी बॉडी की एक्सेलरेशन है, ये ए बॉडी की एक्सेलरेशन है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि जो ए है उसका मास ज़्यादा है। तो देखो g कांस्टेंट टर्म है, एफ यहाँ कांस्टेंट टर्म है। अगर मास जो है वो ए का ज़्यादा है तो ए की एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है, यानी कि ए की एक्सेलरेशन कम होगी बी की एक्सेलरेशन से, यानी कि एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है और ए की कम है। तो अगर देखो ए की एक्सेलरेशन कम है तो ए की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम है, ए पे नीचे की तरफ कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डायरेक्शन उसका अगर नीचे की तरफ फोर्स कम लग रहा है तो वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, और दूसरा बी वाला उस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, ए विल गो हाइयर देन बी, ए जो है वो ज़्यादा हाइट तक जा पाएगा। ठीक है, तो कैसे किया हमने, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को u वेलोसिटी से हमने ऊपर की ओर थ्रो किया, तो हमने उन पे पहले नेट फोर्स निकाला, नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन निकाले। नेट एक्सेलरेशन हमने देखा कि ये आ रही है, तो अगर मास ए का ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ए की कम होगी। अगर ए की एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में कम है तो ए ज़्यादा हाइट तक ऊपर तक जा पाएगा। दिस वॉज द क्वेश्चन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मूथ वेज ए इज फिटेड इन अ चैम्बर। एक स्मूथ वेज है,
उसको हमने एक चैम्बर में ऐसे फिट कर दिया, ठीक है। हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस, उसको एक सीलिंग से ऐसे हैंग कर दिया। अ ब्लॉक बी इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज, तो यहाँ पे वेज के टॉप पे हमने एक ब्लॉक रख दिया बी, ठीक है। प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज, टेक्स टाइम टी टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ वेज। इस बी, ये जो बी ब्लॉक है इसको कैपिटल टी टाइम लग रहा है इस पूरी लेंथ के अक्रॉस ट्रैवल करने में, नीचे तक आने में, स्लाइड डाउन करने में टी टाइम लग रहा है। इफ़ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज, अगर हम उसको टॉप पे रख दें वेज के, जैसे कि हमने यहाँ रखा हुआ है, द केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन, और यहाँ से केबल को काट दें, यहाँ से जहाँ हमने सपोर्ट दे रखा है, तो क्या होगा? अब वो टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम कम लेगा, या थर्ड ऑप्शन है कि क्या वो वेज पे ही रहेगा, ये देखना है हमें, या वेज से जंप कर जाएगा। तो देखो, जब हम यहाँ से कट करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ से कट किया तो क्या हुआ, ये जो पूरा चैम्बर है ये फ्री फॉल में आ गया, ठीक है। ये सब जो है, चाहे ये चैम्बर है, चाहे ये वेज है, चाहे ये ब्लॉक है, ये सारे के सारे किस जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। तो अब जो ब्लॉक है, जो ये वेज है और एक ब्लॉक है, तो अब ये ब्लॉक भी नीचे जी एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये वेज भी नीचे जी एक्सेलरेशन से आ रहा है, और ये पूरा चैम्बर भी नीचे जी एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि अगर हम उसमें चैम्बर में खड़े होकर देखें तो इन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये दोनों जहाँ थे वहीं रहेंगे, ठीक है। तो इनकी पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, पूरे का पूरा सिस्टम फ्री फॉल में है, तो जो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज, वो टॉप पे है वेज के, तो वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि चैम्बर में और वेज पे, दोनों पे, ब्लॉक पे और वेज पे, चैम्बर पे, तीनों पे जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इनके बीच में ज़ीरो है। Our next question is, in an imaginary atmosphere, the air exerts a small force F on any particle in the direction of particle's motion, ठीक है। पार्टिकल की मोशन की क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी एटमॉस्फेयर है हमारे पास, जहाँ पे जो एयर है वो एफ फोर्स लगा रही है, जो एयर है वो एफ फोर्स लगा रही है किसी भी पार्टिकल पे, इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में ही वो फोर्स एफ लगा रही है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, उसको हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो फोर्स भी उस पर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ ही लगेगा, ठीक है। और उसको टाइम t1 लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, एंड t2 इन द रिटर्न जर्नी टू ओरिजिनल पॉइंट। फिर ये मास जो है वो यहाँ से वापस आ रहा है, तो उसे टाइम t2 लग रहा है। अब नीचे को ये आ रहा है, इसकी मोशन नीचे की डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर हम ये फर्स्ट वाला केस देखें, इस पर वेट कहाँ लग रहा है, नीचे को, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर को, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है यहाँ पे वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे देखो फोर्स भी नीचे को लग रहा है और mg भी नीचे को लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों केसेस को कंसीडर करें, तो जो फर्स्ट वाला केस है हमारा, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, F माइनस एम जी आ जाएगा, और सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा, F प्लस एम जी। यानी कि जो सेकंड वाला केस है उसमें जो नेट फोर्स है वो बढ़ गया, यानी कि नेट एक्सेलरेशन भी बढ़ गई होगी, और वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या करेगा, कम टाइम में नीचे आ जाएगा, तो T2 जो होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। जबकि ऊपर को जाते हुए क्या हुआ, फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा टाइम लेगा ऊपर तक जाने के लिए, ज़्यादा टाइम लेगा, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2, नीचे को आते हुए वो जल्दी आ जाएगा, टाइम कम लगेगा। सो ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट हेयर। Next question, a person standing on a floor of an elevator drops an coin
ये एलिवेटर है, इसमें एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक कॉइन ड्रॉप करता है, तो द कॉइन रीचेज द फ्लोर ऑफ एलिवेटर इन टाइम t1, तो वो इसके हाथ से यहाँ पे t1 टाइम में पहुंच जा रहा है एलिवेटर के फ्लोर पे। इफ़ द एलिवेटर इज स्टेशनरी इन टाइम t2, अच्छा एक मिनट, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं कि कॉइन रीचेज द फ्लोर ऑफ एलिवेटर इन टाइम t1 इफ़ द एलिवेटर इज स्टेशनरी। अगर एलिवेटर स्टेशनरी है तब वो कॉइन t1 टाइम में पहुंच रहा है, एंड इन टाइम t2 इफ़ इट इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली। तो एक बात यहाँ पे ये है, देखो, चाहे एलिवेटर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो आएगी तो जिस टाइम तो t1 और t2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, चाहे वो रेस्ट से है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो दोनों ही केसेस में टाइम सेम आएगा, t1 विल बी इक्वल टू t2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्री यूरेनियम न्यूक्लियस केप्ट इन अ ट्रेन एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है एक यूरेनियम न्यूक्लियस। व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी अ न्यूक्लियस डीकेज, ट्रेन स्टेशनरी है अभी और न्यूक्लियस डीके हो रहा है, एंड पैसेंजर मेजर्स दैट द सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल है, ये रिकॉइलिंग न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पैसेंजर्स ने देखा क्या आया, एक्स है टाइम टी पे। इफ़ द डीके टेक्स प्लेस वाइल ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब वो ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो अगर ट्रेन रेस्ट पे है, अभी भी बताया था कि चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन तो ज़ीरो आने वाली है। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो आने वाली है तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो रेस्ट पे है तब हमें उसके बीच का डिस्टेंस एक्स नज़र आ रहा है, तो वही डिस्टेंस हमें नज़र आएगा जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एक्स विल बी करेक्ट आंसर। I hope all these questions are clear to you. If you have any doubt in any question, then you can ask me in comment section. Thank you.